हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 12 के लिए जो अभी अभी लास्ट ईयर में यानी 2023 में जो आप लोग का 12th का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर रिलीज किया गया था, उस मॉडल पेपर का आज हम लोग बिजनेस स्टडी यानी कि व्यवसायिक अध्ययन को करने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि जो भी स्टूडेंट 2024 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर वो ये चाहते हैं कि उन लोगों का एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आए, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको इस साल के मॉडल पेपर्स को तो करने ही करने हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के जितने भी मॉडल पेपर हैं और प्लस प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सबको आप जरूर करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से जो है वो काफी सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होने के चांसेस होते हैं और रिपीट होते हैं, और उन सबको पढ़ने से जो है आपको जो है एग्जाम का प्रॉपर आइडिया लग जाएगा और अच्छे नंबर से आपके जो पास होने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। डरना नहीं है, मैं एक एक करके आपको जो है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। इससे पहले इंग्लिश हो गया, उन सबका जो वीडियोस है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। कोई भी सब्जेक्ट आपको अगर देखना है तो अनडाउटेडली नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे हम सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से देख सकते हैं, या यूट्यूब चैनल में चले जाना, वहां पे आपको जो भी प्लेलिस्ट देखना है, कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई चैप्टर पढ़ना है, कोई मॉडल पेपर पढ़ना है, आंसर पेपर पढ़ना है, कुछ भी आपको चाहिए प्लेलिस्ट में सब अवेलेबल है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ये वर्ष 2022-23 है, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची। बेसिकली ये जो मॉडल पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप का, सेट 1 का, किसका भाई? व्यवसायिक अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी। ठीक है, और हाँ चलो मेरे साथ साथ आप कॉपी और पेन निकाल लेना, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को एक्स्ट्रा बताएंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन हम आप लोग से पूछेंगे। उन सबका आंसर, जितने भी क्वेश्चन हम आपको पूछेंगे उन सबका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटकों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? द फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस आर कलेक्टिवली नोन एज, यानी ऐसा सभी चीज जो एक बिजनेस को इफेक्ट करता है वो सारा चीज क्या कहलाता है? तो सिंपल सा बात है, ऐसा कोई भी चीज जो एक व्यवसाय को प्रभावित करता है वो सब चीज व्यवसायिक वातावरण कहलाता है। यानी ऐसा हर चीज जो बिजनेस को इफेक्ट करता है उन सभी चीज को बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। देखो, ये जो व्यवसायिक वातावरण है, बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ही ऐसा होता है एक बिजनेस का इंटरनल या एक्सटर्नल, यानी एक बिजनेस के अंदर या एक बिजनेस के बाहर, चाहे तो विजिबल या अनविजिबल, यानी कि चाहे आप उसको देख सको या नहीं देख सको, कोई भी ऐसा चीज जो एक बिजनेस को इफेक्ट करता है वो सब चीज बिजनेस का इन्वायरमेंट कहलाता है। जैसे बिजनेस का स्ट्रक्चर हो गया, कैपिटल हो गया, मार्केटिंग हो गया, कंज्यूमर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, प्राइसिंग हो गया, हर वो चीज जो बिजनेस को इफेक्ट करता है वो बिजनेस का इन्वायरमेंट यानी कि व्यवसाय क्या वातावरण कहलाता है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है निम्न में से कौन सी आर्थिक वातावरण का घटक है? तो आर्थिक वातावरण का घटक जो है वो इनमें से सभी है, क्योंकि आर्थिक वातावरण में आर्थिक प्रणाली भी आता है, आर्थिक नीति भी आता है और आर्थिक दशाएं भी आती है। ठीक है, इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में सब चीज आता है, इकोनॉमिक सिस्टम आता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज आता है, इकोनॉमिक कंडीशंस आता है, सब चीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इजी होंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रख के आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है नियोजन किया जा सकता है, प्लानिंग इज डन बाय या प्लानिंग इज डन। अब मेरा पहला सवाल है आप लोग का आज का, आप लोग हमको सबसे पहले बताओगे कि ये जो प्लानिंग है ये मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? पहला सवाल है मेरा आज का कि नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य होता है। ठीक है, अब ये बोला है नियोजन किया जाता है यानी प्लानिंग इज डन। तो हम सबको याद रखना है कि प्लानिंग, अगर हम लोग कोई भी चीज के लिए प्लानिंग करते हैं तो हम लोग फ्यूचर में जो चीज करने वाले हैं, भविष्य में जो चीज करने वाले हैं उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। जो काम हो चुका है या जो काम अभी कर रहे हैं उसके लिए प्लानिंग नहीं किया जा सकता है। तो याद रखना, प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर बट इट इज बेस्ड ऑन पास्ट। ये बेस्ड होता है पास्ट पे, लेकिन प्लानिंग किया जाता है फ्यूचर के लिए। यानी सिंपल सा बात है भाई कि नियोजन किया जाता है भविष्य के लिए, लेकिन नियोजन आधार होता है भूतकाल का। तो सिंपल सा बात है, नियोजन किसके लिए किया जा सकता है भाई? भविष्य के लिए। प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है,
हाँ, क्वेश्चन पे बोल रहा है नियोजन की प्रक्रिया में प्रथम प्रथम कदम है द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज। अगर आप कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर रहे हो या आप अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो तो उसके लिए आप जो प्लानिंग करते हो उस प्लानिंग के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है। तो देखो हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, इसको अच्छा से समझना। प्लानिंग करने का जो सबसे पहला हम लोगों का स्टेप होता है वो सबसे पहला हम लोगों का स्टेप होता है आपका उद्देश्य निर्धारित करना। ये हम लोगों का सबसे पहला स्टेप है, यानी सबसे पहला स्टेप है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव तय करो। अब जब ऑब्जेक्टिव का आपको पता चल गया तो दूसरा है विकल्पों की पहचान करना, यानी सेकंड कार्य है हम लोगों का, सेकंड फंक्शन है इंडेक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। जब अल्टरनेटिव्स पता चल गया तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, यानी कि सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। इसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग का आता है समीक्षा करना, यानी कि सबसे लास्ट में हम लोगों का आता है फॉलो अप एक्शन। ये देखना कि भाई सब चीज जो है वो वैसे हुआ है या नहीं। तो एक नियोजन का सबसे जो हम लोगों का यहाँ पे क्या बोला था, नियोजन का प्रथम कदम बोला था। तो प्रथम कदम होता है हम लोगों का उद्देश्यों का निर्धारण करना, यानी सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। वहीं अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको यह पूछा जाए कि प्लानिंग का जो है वो सबसे लास्ट फंक्शन बताओ, तो आपको याद रखना है प्लानिंग का सबसे लास्ट फंक्शन होता है फॉलो अप, यानी नियोजन का सबसे अंतिम कार्य होता है समीक्षा करना। आया बात समझ में? याद रखना ये लास्ट बोलेगा तब फॉलो अप यानी समीक्षा होता है। क्वेश्चन देख के कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला गया है प्रभावशाली भरार्पण के लिए आवश्यक है इफेक्टिव डेलीगेशन नीड्स। अब डेलीगेशन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टॉप लेवल्स के मैनेजर होते हैं या जो मिडिल लेवल्स के मैनेजर होते हैं, सिंपल बात समझ लो, अगर आपके यहाँ कोई काम करने का भार है और वो काम को आप जब अकेले नहीं कर पा रहे हो तो आप उस काम करने का जो अथॉरिटी है वो काम करने के लिए जो है वो अपने भार को किसी दूसरे व्यक्ति को देते हो, तो यही कहलाता है भरार्पण यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो आपको याद रखना है अगर आप भरार्पण करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्या क्या करो। सबसे पहले संपर्क की सुविधा, यानी आप जिस पर्सन को भरार्पण कर रहे हो, अपना काम सौंप रहे हो, उसको आप डिटेल में बताना कि भाई देख हम तुमको अपना काम जो है वो सौंप रहे हैं। दूसरा सहयोग तथा समन्वय। अब जिस आदमी को आप काम दिए हैं अगर वो आदमी उस काम को सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर उसको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप उससे बात करोगे, उसको समझाओगे। ये नहीं कि काम सौंप दिए तो आप तुमको दिए हैं तो तुम ही संभालो इसको, ऐसा नहीं है, ठीक है। तीसरा अधिकारों की स्पष्टीकरण। आप उसको डिटेल में ये बता देना कि देख भाई हम तुमको जो है ये काम दिए हैं, इस काम के लिए ये तुम्हारे पास राइट्स है, ये तुम जो है वो कर सकता है। तो वही क्वेश्चन पे बोल रहा है कि इफेक्टिव डेलीगेशन नीड्स। तो इफेक्टिव डेलीगेशंस के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले फैसिलिटी टू कांटेक्ट, आपको उस पर्सन से कांटेक्ट करना होगा। कोऑपरेटिव एंड कोऑर्डिनेशन, आपको उससे मिलना होगा और उसको कोऑपरेट करना होगा। आपको उसको जो है वो अच्छे से चीजों को समझाना होगा, मिलके काम करना होगा। क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटी, आपको उस अथॉरिटी को जो है उसको डिटेल में बताना होगा कि यू हैव दिस 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 राइट्स। आया समझ में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। एक इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए ये सभी चीजों का होना जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब 6 पे कुछ नोट्स लिखवाएंगे, मेरे साथ लिखना, ठीक है। मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मनी मार्केट डील्स इन। अब ध्यान से समझ लो, मार्केट जो होता है एक्चुअल में जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, इसको अच्छा से समझना। यहां जो लिखवा रहे हैं ये एक जो हम लोगों का फाइनेंशियल मार्केट होता है, यानी कि जो वित्तीय बाजार होता है। कौन सा बाजार जी? वित्तीय बाजार, यानी कि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, याद रखना ये जो वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट जो हम लोगों का होता है ये दो तरीके का होता है। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली कितना तरीके का होता है भाई? फाइनेंशियल मार्केट जो है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। चलो कौन कौन? सबसे पहला होता है सबसे पहला होता है हम लोग का, एक मिनट, सबसे पहला हम लोगों का होता है मुद्रा बाजार। सबसे पहला कौन सा बाजार जी? मुद्रा, सबसे पहला होगा मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार को बोलते हैं मनी मार्केट, मनी मार्केट। दूसरा नंबर पे हम लोगों का होगा पूंजी बाजार। दूसरा नंबर पे क्या होगा भाई? पूंजी बाजार, यानी कि कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट। अब ये जो कैपिटल, आप
सिर्फ नॉर्मल चीजों को आपको समझा रहे हैं। ये जो हम लोगों का मुद्रा बाजार होता है, इस मुद्रा बाजार में किन चीजों को खरीदा और बेचा जाता है? तो यहाँ पे अल्पकालीन कोषों का क्रय विक्रय होता है। किसका होता है भाई? अल्पकालीन। अल्पकालीन का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। अल्पकालीन का मतलब क्या होता है भाई? शॉर्ट टर्म। यानी अगर कभी भी किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर 1 साल से कम समय के लिए पैसा चाहिए तो वो मुद्रा बाजार जाएगा, यानी मनी मार्केट जाएगा। अब इंडिया में इस मनी मार्केट को कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम कौन करता है? तो इसको कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम जो है वो आरबीआई करता है। दूसरी ओर कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार है। पूंजी बाजार एक्चुअल में शेयर बाजार होता है, जहां शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स वगैरह को खरीदा और बेचा जाता है। और ये जो पूंजी बाजार होता है, यहां पे दीर्घकालीन, कौन सा कालीन भाई? दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। अब दीर्घकालीन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब है मोर देन 1 ईयर्स। 1 साल से ज्यादा समय के लिए अगर किसी भी कंपनी को शेयर, डिवेंचर, लोन या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो वो जो है वो कैपिटल मार्केट में जाता है। आ गया समझ में? इसको अच्छा से नोट डाउन करके रख लेना। ये हम बाकी चीज और है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब देखो क्वेश्चन में हमको क्या बोला था कि मुद्रा बाजार व्यवहार करता है मनी मार्केट डील्स इन। तो अभी बताएं, मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स में डील करता है, यानी कि किसमें भाई? शॉर्ट टर्म फंड्स में, यानी कि अल्पकालीन कोषों में विनिमय करता है। इसी की जगह अगर मुद्रा बाजार रहता तो याद रखना, मुद्रा बाजार जो है वो दीर्घकालीन कोषों में विनिमय करता है, यानी 1 साल से ज्यादा समय के लिए। आई बात समझ में? चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, ये तो हम आप लोगों को पढ़ाए थे। प्रबंध का सार है, हम सबको पता है। समन्वय जो है वो प्रबंध का सार होता है, यानी बोल रहा है कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो हम सबको पता है कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, पता है। इसके बाद 8 क्वेश्चन, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो हम सबको पता है जो 3 लेवल्स होता है मैनेजमेंट का, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उच्च स्तर, मध्य स्तर और ये निम्न स्तर, यानी कि 3 स्तर होते हैं। अब मेरा आज का जो दूसरा सवाल है वो सवाल है कि बताओ कि जो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, उस 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? जो निम्न स्तर प्रबंध होता है उसमें कौन कौन आता है? ये मेरा आज का सेकंड सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग आते हैं, पर्यवेक्षण को प्रबंध के किस स्तर में सम्मिलित किया जाता है? क्वेश्चन बोल रहा है इन विच लेवल ए सुपरवाइजर इज इंक्लूडेड। तो एक जो सुपरवाइजर होता है उसको जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आता है, वो यानी निम्न स्तर प्रबंध पे लोअर लेवल। अच्छा, एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट लोग टेलीग्राम पे पूछ रहे थे कि सर एक पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सुपरवाइजर इज अ लिंक बिटवीन, सुपरवाइजर जो है वो किसके किसके का लिंक है? तो देखो सुपरवाइजर खुद जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे होता है। किस पे होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। तो वो उसके नीचे जो भी एम्प्लॉय लोग काम करता है, जो भी कर्मचारी लोग काम करता है, उसको जो है अपने तक जोड़ता है। यानी सुपरवाइजर जो होता है वो एम्प्लॉय को जोड़ के रखने का काम करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट तक। यानी सुपरवाइजर जो है वो लिंक होता है आपका एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी और लोअर लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध की विशेषता है? तो याद रखना इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि एक जो प्रबंध होता है वो सामूहिक कार्य है। सामूहिक कार्य इसलिए क्योंकि प्रबंध का कार्य जो है व्यक्तियों का समूह मिलकर साथ साथ कार्य करता है। सतत प्रक्रिया यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए क्योंकि जैसे ही एक उद्देश्य के लिए प्रबंध पूरा हो गया दूसरे के लिए वो स्टार्ट होगा। सार्वभौमिक इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्सल है, सब जगह जो है इसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, बिकॉज मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। इस फीचर्स को याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है उसको प्रबंधक बोला जाता है। द पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू गेट वर्क डन बाय अदर्स इज नोन एज मैनेजर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताया था। अब याद रखना हेनरी फ्योल वो पर्सन, दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों को जानना है। एक हेनरी फ्योल के बारे में जिन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताया, जिस वजह से हेनरी फ्योल को जो है वो प्रबंध के सिद्धांत का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। इसने प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताया। और आज का मेरा और 2 सवाल है, आपको बताना है कि हेनरी फ्योल ने कौन सा बुक लिखा था, कौन सा बुक में इन 14 प्रिंसिपल्स को बताया गया था, और प्लस ये बुक जो लिखा गया था वो किस ईयर पब्लिश हुआ था। और सेकंड सवाल
सवाल है मेरा कि हेनरी फ्योल का डेट ऑफ बर्थ क्या था, हेनरी फ्योल का जन्म कब हुआ था और उसकी मृत्यु कब हुई थी, और हेनरी फ्योल का जन्म कहां हुआ था। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल। तो हम सभी लोग जान चुके हैं देयर आर 14 प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय द हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है हेनरी फ्योल के किस सिद्धांत के अनुसार एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। तो देखो एक ही व्यक्ति से क्या मिलना चाहिए, आदेश। तो आदेश एक ही व्यक्ति से मिले यानी आदेश की एकता। तो जो उन्होंने 14 जो 14 प्रबंध के सिद्धांतों को बताया था उन्हीं सिद्धांतों में से एक सिद्धांत था आदेश की एकता। यानी कि अगर एक कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उस एम्प्लॉय को जो है वो एक ही आदमी काम सौंपे कि देख भाई तुमको ये करना है, क्योंकि अगर उस एक आदमी को कई सारे लोग अगर काम सौंपेंगे कि तुमको ये भी करना है, 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 तो वो उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए एक व्यक्ति से ही जो है उसको अधिकार मिलना चाहिए और यही आदेश की एकता कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द विच प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल्स ए सबऑर्डिनेट्स शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। तो ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण होता है एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एक वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण जो होता है वो 75% होता है, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट पे एनालिसिस 75% होता है और सामान्य सूझबूझ यानी कि जर्नल थिंकिंग होता है 25%। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है। तो याद रखना प्रबंध के सिद्धांतों का पिता प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल है, लेकिन जब बात होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जब बात होगा वैज्ञानिक प्रबंध का, तो F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का पिता किसे कहा जाता है भाई, सॉरी हाँ, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक F.W. टेलर, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बोल रहा है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज F.W. टेलर। आज का मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपको बताना है कि F.W. टेलर का जन्म कहां हुआ था। क्वेश्चन में पूछता है हेनरी फ्योल का जन्म कहां हुआ था, F.W. टेलर का जन्म कहां हुआ था। जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबका आंसर हमको कमेंट बॉक्स पे चाहिए, हम भी तो जरा देखें आप लोग किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, हेनरी फ्योल वाज बर्न इन। ये क्वेश्चन तो हम पूछे हैं, इसको तो छोड़ रहे हैं आप लोग के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश का प्रवाह होता है फॉलो ऑफ डायरेक्शन इज। डायरेक्शन का फ्लो किस तरीके से होता है तो समझा दे रहे हैं। देखो डायरेक्शन का फ्लो होता है कुछ इस तरीके का। देखो ये 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट के ये कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होता है। टॉप लेवल होता है एक, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर होता है। तो जब कभी भी ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर किस तरीके से चलता है पता है, टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे, इस तरीके से ऑर्डर आता है। मतलब उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर यानी ऊपर से नीचे की ओर जो है वो ऑर्डर चलता है। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या होगा, नीचे की ओर। किस ओर, नीचे की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि डाउनवर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। यानी टॉप लेवल मिडिल लेवल को ऑर्डर देगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को ऑर्डर देगा। ऐसा नहीं है कि लोअर लेवल मिडिल को ऑर्डर दे दे और मिडिल जो है वो अपर लेवल यानी हायर लेवल को ऑर्डर दे दे, नहीं, ऊपर से नीचे यानी डाउनवर्ड होता है वो। ठीक है, चलो 18 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व्स। एक अगर एम्प्लॉय का आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको इनमें से सारा कार्य करना चाहिए, सभी करना चाहिए। यानी आपको पदोन्नति यानी कि उन लोगों को प्रमोशन करना चाहिए, हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर कर दो, या तो फिर प्रशिक्षण ट्रेनिंग दो। इन सब में से जो है उन लोगों का जो है वो काम करने का जो स्किल है, नॉलेज जो है वो बढ़ेगा। आगे बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन पे जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक की रचना जो है वो हेनरी फ्योल ने किया था। हु रोट द बुक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, सर हेनरी फ्योल। यही वो बुक था जिसमें उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों के बारे में बताया था, 14 प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया गया था इसी में। अगला सवाल है आपको बताना है कमेंट करके कि जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का ये जो बुक था, ये बुक किस ईयर पब्लिश हुआ था, और प्लस इसका जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन किस ईयर आया था। क्योंकि जब ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था तो ये फ्रेंच लैंग्वेज में था, फ्रेंच लैंग्वेज के बाद इसका इंग्लिश एडिशन कब आया था ये भी आपको हमको कमेंट करके बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहे हैं निर्देश के तत्व होते हैं, यानी निर्देश के कितने एलिमेंट हैं। यानी एक जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन के अंदर में 4 चीज आता है। कितने चीज आता है, 4 चीज। सबसे पहला आता है हम लोगों का आपका लीडरशिप आता है, यानी कि नेतृत्व आता है। दूसरा आता है हम लोगों का अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन। तीसरा आता है हम लोगों का संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। और चौथा आता है हम लोगों का
पर्यवेक्षण यानी कि सुपरवाइजर या सुपरविजन। तो ये 4 कार्य होता है। तो निर्देशन के तत्व क्या है भाई, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस सब होता है। ठीक है, इंग्लिश में सेम उसी क्वेश्चन को पूछ रहा है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शंस आर, तो ऑल ऑफ दिस, एक डायरेक्शन के अंदर में ये सब चीज पाया जाता है। एक चीज इसमें से छूट गया है, वो है हम लोगों का कम्युनिकेशन, वो भी होता है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है संदेश वाहन में न्यूनतम पक्षकार होते हैं। द कम्युनिकेशन पार्टीज टू कम्युनिकेशंस आर, द मिनिमम पार्टीज टू कम्युनिकेशन आर, तो कम से कम 2 व्यक्ति जो है वो होते हैं। ठीक है, कम से कम 2 व्यक्ति। अरे भाई 2 व्यक्ति होगा तब तो किसी से बात करेंगे, एक अकेला आदमी किससे बात करेगा, 2 व्यक्ति। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है नियंत्रण आवश्यक है, तो नियंत्रण जो है वो सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो बहुत ही छोटा व्यापार हो, मिडिल हो या बहुत बड़ा हो। ठीक है, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ दिस, भाई सभी तरीके के इंटरप्राइजेस के लिए जो है वो जरूरी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, बोल रहा है नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है, मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज। तो हम इसके लास्ट वीडियो में बताए थे कि मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज, ये हम लोगों का नियोजन कहलाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कहलाता है। स्टाफिंग करते समय जो भी आप पैसा आज लगा रहे हो वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आगे बोला गया है वित्तीय प्रबंधक निम्न में से किससे संबंधित निर्णय लेते हैं, तो सभी, ऑल ऑफ दिस, सब निर्णय लेता है। फाइनेंस का, उसका इन्वेस्ट करने का, लाभांश का, वित्त विनियोजन, लाभांश, सभी निर्णय लेता है वित्तीय प्रबंध, पैसों से जुड़ा हुआ सब निर्णय लेगा वो। बोल रहा है आगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस इज टेकन बाय ए फाइनेंशियल मैनेजर, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेबी का मुख्यालय कहां है, तो सेबी का जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है वो आप लोगों का मुंबई में है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि आपको बताना है कि सेबी को एस्टैब्लिश कब किया गया था। देखो 2 चीज, पहला सेबी सेटअप कब हुआ था और दूसरा सेबी को एस्टैब्लिश कब किया गया था। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट करके बताओगे। तो सेबी जो है उसका हेड ऑफिस कहां है, हेड ऑफिस ऑफ सेबी मुंबई में है, और जितना भी इसका रीजनल ब्रांचेस है, जितना भी इसका क्षेत्रीय कार्यालय है वो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, कोयम्बटूर इस सब में फैला हुआ है। आगे बोल रहा है स्कंद विपणी किसके हितों की सुरक्षा करता है। स्कंद विपणी मतलब स्टॉक एक्सचेंज, हु इंटरेस्ट द प्रोटेक्टेड बाय स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो किसका प्रोटेक्शन करता है, तो स्कंद विपणी जो है वो निवेशकों की यानी कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए क्योंकि वही लोग हैं जो पैसा लगाते हैं, इसलिए उन लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है विपणन लाभकारी होता है, मार्केटिंग इज एडवांचियस। तो सिंपल सा बात है भाई, एक मार्केटिंग से जो है वो सबको फायदा होता है, सबको। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, सबको होगा। उपभोक्ताओं को यानी कंज्यूमर को, निर्माताओं को यानी प्रोड्यूसर्स को, व्यवसायियों को यानी बिजनेस को, सबको फायदा होता है एक मार्केटिंग से। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न में से आंतरिक वातावरण के तत्व कौन से। एक जो बिजनेस का वातावरण होता है, व्यवसाय का 2 वातावरण होता है, एक होता है आंतरिक यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट, और दूसरा होता है बाह्य यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट वो जो बिजनेस के अंदर है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो जो बिजनेस के बाहर है। तो भाई एक आंतरिक बोला यानी कि इंटरनल, तो इंटरनल में होगा इनमें से सभी। इंग्लिश में सेम यही क्वेश्चन को पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सेम वही 19-29 को रिपीट करके पूछा, प्रबंध का सार है, तो अभी पढ़े हम लोग समन्वय, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। 30 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन की नई विधियों की खोज निम्न में से किसके अंतर्गत आती है, यानी बोल रहा है न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको प्रोडक्शन करने के लिए न्यू टेक्निक चाहिए, नया टेक्नोलॉजी चाहिए, तो इसके बारे में आपको कौन बताएगा, तकनीकी वातावरण। नया तकनीक चाहिए तो तकनीकी बताएगा, टेक्नोलॉजी चाहिए तो टेक्निकल इन्वायरमेंट बताएगा भाई आपको कौन कौन सा टेक्नोलॉजी चाहिए। 31 नंबर नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। देखो शुरू में एक क्वेश्चन बोला था जिसमें बोला था पहला कदम, और यहां बोल रहा है अंतिम कदम, द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। अब तक अगर आप लोग वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको ये याद हो गया होगा कि सबसे लास्ट में क्या किया जाता है, समीक्षा करना, यानी सबसे लास्ट में जो है वो फॉलो अप एक्शन होता है। बताए थे स्टार्टिंग में ही इसको। आगे है क्वेश्चन नंबर 32 पे, किस संगठन ढांचा के अंतर्गत संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो यहां पे बोल रहा है इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द एंटरप्राइजेज इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। तो भाई प्रोडक्शन के बेस पे बांटेंगे तो ये हम लोगों का होता है भाई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि कार्यात्मक संगठन। हम पहले के वीडियो में भी इस चीज को आप लोगों को बताए थे।
आगे भरार्पण किया जा सकता है, तो याद रखना भरार्पण किया जा सकता है अथॉरिटी का, यानी कि अधिकारों का। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन किसका किया जा सकता है? अथॉरिटी का। 34 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन नियोजन की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, तो इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि जब नियोजन करते हैं तो वो सर्वव्यापक भी होना चाहिए, भविष्य को देख के भी होना चाहिए, और वो मेंटल एक्सरसाइज भी है, तो सब है। ठीक है, आगे आ गए क्वेश्चन नंबर 35 में बोलते हैं प्रबंध है, मैनेजमेंट इज, तो हम सबको पता है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों होता है, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। मैनेजमेंट इज एन बोथ ऑफ आर्ट एज वेल एंड साइंस। ठीक है, 36 नंबर पे निम्न में से कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है? तो भाई सामाजिक, समाज परिवार से मिलकर बनता है, समाज परिवार से मिलकर बनता है, तो ऑप्शन में ढूंढो परिवार, परिवार, ऑप्शन में क्या ढूंढो? परिवार, सी इसका राइट आंसर। बोला जा रहा है क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, तो जो सोसाइटी होता है, जो सोशल होता है, वो फैमिली को मिलकर बनता है, तो आंसर में ढूंढो फैमिली, तो फैमिली इसका राइट आंसर है। आगे 37 नंबर हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल, तो 14th प्रिंसिपल्स उन्होंने दिया था। आगे बोल रहा है वैज्ञानिक प्रबंध के प्रस्तुतिकर्ता थे द प्रोपाउंडर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, हम लोग अभी अभी पढ़े FW टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं FW टेलर, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फादर है हेनरी फ्योल। 39 नंबर क्वेश्चन में निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं, मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शंस आर, तो हम अभी अभी बताएं 4, तो इसका राइट आंसर होगा डी। 4 चीज होता है ना भाई डायरेक्शन के अंदर में, कौन कौन? एक होता है आपका नेतृत्व यानी लीडरशिप, दूसरा होता है अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन, तीसरा होता है हम लोगों का संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, और चौथा होता है पर्यवेक्षण यानी कि सुपरवाइजर। ये 4 चीज जो है डायरेक्टिंग के अंदर पाया जाता है। ठीक है, राइट। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं, तो अभी अभी हम लोग पढ़े, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। देखो वही क्वेश्चन पढ़े जो अभी अभी पूछा था, मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इनमें से सब फंक्शन होता है। हो गया। देखो वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हमको इसलिए लगता है क्योंकि हर एक चीज को एक्सप्लेन करना पड़ता है ताकि आपको लंबे समय तक वो सारा चीज याद रहे। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ ऐसा वीडियो लाएं जिसमें क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट उसका आंसर बता दे, तो वीडियो जो है वो हो सकता है जैसे अभी ये वीडियो जो है लगभग 27 मिनट 28 मिनट का बना, तो उस समय जो वो वीडियो है वो 7 या 8 मिनट के बनेगा। बट बिलीव मी, इससे आपका नॉलेज कुछ नहीं बढ़ेगा, नील बटा सन्नाटा रहोगे, दिमाग खाली रहेगा, इसके बाद सिर्फ रटा रटाया चीज याद रहेगा और एग्जाम हॉल में जाके सब भूल जाओगे। हर चीज को एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आई होप थोड़ा सा तो उतना मैनेज करना पड़ेगा ना आप लोग को। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े हैं, जो क्वेश्चंस हम आप लोगों से पूछे हैं, उन सबका आंसर कमेंट बॉक्स पे हमको कमेंट करके बता देना। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका आंसर हम पिन करके जो है वो रख देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है बेझिझक कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछो। आप ही का कमेंट बॉक्स है, वो कमेंट करके मारो या कमेंट फेंक के मारो, जैसे अच्छा लगे आप कमेंट कर सकते हो। और अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट अगर वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर ले लो 6201440595। फिर से बोल रहे हैं 6201440595। ये मेरा नंबर है। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है, कोई पीडीएफ चाहिए, कोई नोट चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, बुक नहीं है आपके पास, कुछ भी चाहिए, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।